नमस्कार बच्चों। अभी हमने कक्षा 10वीं हिंदी गद्य खंड के 2 चैप्टर आपके कराए। आज तीसरा चैप्टर यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ जो लखनवी अंदाज है उसका वर्णन आज हम करेंगे। वो आप सभी को ध्यान से सुनना है। सभी को पता है कि यशपाल जी जो है वो हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। जितने कहानीकार हुए हैं उनमें से जो प्रमुख कहानीकार हैं उनमें इनका भी नाम वर्णित है, इनका भी नाम आता है। अब तक इनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कई कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं जो कि भाव पक्ष व शिल्प पक्ष दोनों पक्ष लेकर के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की दृष्टिकोण से काफी उच्च कोटि के हैं। यशपाल मार्क्सवादी दर्शन से यशपाल जी मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में कोई भी इनकी कहानी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो इनकी कहानियों में यथार्थवादी परंपरा का, यथार्थवादी जो जैसा है उसको सत्यता जाहिर करना, सत्यता को उजागर करना, यानी कि इनकी कहानियों में यथार्थवादी परंपरा का अनुकरण किया गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया है जो कि सराहनीय है। तो इस उद्देश्य को लेकर के यशपाल जी ने जो ये पाठ लिया है लखनवी अंदाज, कैसा पाठ है जो प्रस्तुत ये उनकी एक कहानी है, संक्षिप्त छोटी सी कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने यह सिद्ध किया, यानी कि यशपाल जी ये सिद्ध करना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि बिना विचार किए हुए, यानी कि बिना विचार कथ्य और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। अगर हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे फिर भी कवि हृदय ऐसा होता है कि कवि कहानी कर सकता है। यानी कि बिना विचार के, बिना तथ्य के और बिना पात्रों के, कोई पात्र भी शामिल नहीं है तब भी कहानीकार लिख सकता है। यहाँ उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लखनवी अंदाज जो ये पाठ यशपाल जी का है इसके माध्यम से यहाँ उन्होंने एक लखनवी नवाब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए बनावटी जीवन शैली का आदी हो जाता है। बनावटी जीवन शैली अपनाने पर विवश हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उनके बिना उनका कार्य चलता नहीं है। वर्तमान में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, दूसरे पर आश्रित रहने वाली। तो ऐसा ही कुछ सारांश इस पाठ में दिया गया है जिसका सार हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ ट्रेन का सफर दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझ में आता है। यानी कि मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चलने पड़ने को, यानी कि चलने ही वाली है वो ट्रेन। मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी, फुंकार मार रही थी वो ट्रेन। बिल्कुल ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई है और उसका हॉर्न बज रहा है, फुंकार रही है, धुआं निकल रहा है, लगता था कि अब ट्रेन चलने ही वाली है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आराम से हम पहुंच जाएं तो सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम थोड़ी अधिक लगते थे। लेखक यशपाल जी क्या कह रहे हैं? यशपाल जी अपना ही यात्रा वृतांत यहाँ पर बता रहे हैं, उनकी यात्रा का वर्णन है ये। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें दूर तो जाना नहीं है, ज्यादा दूर की यात्रा नहीं करना है हमें इस ट्रेन से, इसलिए भीड़ से बचकर थोड़ी भले ही पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन सुविधा से आसानी से बैठने को मिल जाए, एक खाली कोई डिब्बा मिल जाए, भले उसमें कुछ यात्री हो ना हो तो अच्छी बात है। तो ऐसी पैसे ज्यादा लग जाए लेकिन अच्छी तरह से हमारा सफर व्यतीत हो, इसलिए यशपाल जी ने क्या किया, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट जो था उन्होंने सेकंड क्लास का ले लिया कि हम एकांत बैठेंगे, खाली डिब्बा मिल जाएगा, ज्यादा कोई यात्री न रहेंगे, खिड़की के पास बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे। कोई हमारे मन में कोई नई कहानी अगर आ गई तो उसको हम लिख भी सकते हैं, सोच सकते हैं, खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को का मजा ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन पर ही कहानी वर्णित कर सकते हैं, कोई ना कोई नया विचार हमारे मस्तिष्क में आ सकता है। तो ऐसा सोच विचार करके थोड़ी अधिक दाम के दे करके सेकंड क्लास का उन्होंने टिकट खरीद लिया। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी थी, बिल्कुल जाने को उतावली थी, फुंकार मार रही थी। तो यशपाल जी ने सोचा कि अब तो गाड़ी चलने वाली है, इसलिए हमें शीघ्रता से जल्दी से गाड़ी पर हमें चढ़ जाना चाहिए। गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी छूटने ही वाली थी तो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को, सेकंड क्लास का एक छोटा सा डिब्बा नजर आ रहा था इनको,
तो छोटे डिब्बे को खाली समझ करके लगा कि और तो डिब्बे कुछ यात्री दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डिब्बा हमें थोड़ा खाली नजर आ रहा है। तो खाली समझ करके जरा दौड़ करके मैं उस डिब्बे में चढ़ गया कि इसमें कोई नहीं है, लगता है बिल्कुल खाली डिब्बा है ये सेकंड क्लास का। तो उसमें चढ़ गया। तो जब मैं चढ़ा, उस डिब्बे में पहुंचा वहां पर ऊपर, तो अनुमान के प्रतिकूल, बाहर से तो लग रहा था कि इस डिब्बे में कोई भी नहीं है, कोई भी एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे अनुमान के प्रतिकूल निकला वो डिब्बा। निर्जन नहीं था, उसमें इंसान था। कौन था उसमें, कौन बैठा था? एक बर्थ पर, यानी कि एक जो सीट थी वहां पर, उस पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, जैसे लखनऊ के नवाब लोग पहले हुआ करते थे, उनकी पोशाक अलग हुआ करती थी, वैसे ही बिल्कुल नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश, यानी कि सफेद कपड़े पहने हुए, उनके शरीर में सफेद कपड़े, बिल्कुल नवाबी तरीके के, जैसे नवाब कोई बैठे हो, सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से, और कोई नहीं था, सिर्फ वही सज्जन उस डिब्बे में बैठे हुए थे। तो बड़ी सुविधा से पालथी मारे एक बर्थ में वो बैठे हुए थे। मैं तो सोचता था कि वहां पर कोई नहीं होगा, लेकिन जब चढ़ा तो वो सफेद पोश बिल्कुल नवाबी अंदाज में वहां पर एक बर्थ में बैठे हुए थे पालथी मार करके। और जब मैं वहां पर गया, उनको देखा, उनके थोड़ी नजदीक गया, तो क्या देखता हूं कि उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए, सामने बर्थ पर एक तौलिया अपनी बिछाए हुए हैं, वो उस पर 2 खीरे ताजे, बिल्कुल जैसे अभी आए हो, तो बिल्कुल ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। तो ट्रेन चलने ही वाली थी, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए हम दौड़ करके उस डिब्बे में चढ़े हुए थे। तो हमारे अचानक चढ़ने से, हमारे पैरों की थोड़ा तेज आवाज होने से, सहसा कूद जाने से हमारे डिब्बे में कूद करके हम डिब्बे में पहुंचे। तो सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उनकी आंखों को जब हमने देखा तो लगा कि हमारे आने से इन्हें असंतुष्टि हुई है, ये संतुष्ट नहीं हुए, शायद ये एकांत ही, अकेले ही यात्रा करना चाहते थे इस डिब्बे में। तो थोड़ा असंतोष था उनकी नजर में दिखाई दिया। जब हम चढ़ गए, डिब्बे में हम आ गए, तो हो सकता है, हमने सोचा कि इन्हें असंतोष क्यों इनकी दृष्टि में दिखाई दिया, तो सोचा हमने कि यह भी शायद कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, ये भी कोई कहानी लिखना चाहते हो, ये भी कोई कहानीकार हो, तो ये भी सोचते हो हमारी तरह कि हमें कोई एकांत स्थान मिले जिससे हम अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को सोच करके उसको गढ़ सकें, लिख सकें। तो जब मैं उनके नजदीक थोड़ा पहुंचा, तो वहां पर जाकर के जब मैंने देखा कि तौलिए में खीरे रखे हैं, 2 खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, थोड़ी हमें देख करके वो संकोच में आ गए। वो तो खीरा खाना चाहते थे, अकेले बड़े स्वाद के अनुसार खाते, लेकिन जब हम आए तो थोड़ी संकोच में पड़ गए कि ये क्या सोचेंगे कि इस खीरे जैसी अपदार्थ को ये खा रहे हैं, खीरे जैसी अपदार्थ चीज को ये खा रहे हैं। तो थोड़ा संकोच उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था मुझे। अब नवाब साहब बैठे अपनी बर्थ पर, अपनी सीट पर, और हम जब पहुंचे, यानी कि यशपाल जी लेखक इस कहानी के, तो नवाब साहब ने, उनके पास में थोड़ी नजदीक भी हम पहुंच गए, लेकिन उन नवाब साहब ने कोई संगति का उत्साह उनके मन में नहीं दिखाई दिया कि हमारे आने से थोड़ा खुश हुए हो, प्रसन्न हुए हो, कुछ बोल रहे हो हमसे। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह बिल्कुल नहीं दिखाया, उनके मन में बिल्कुल उत्साह नहीं था हमारे लिए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर, एक सीट उनके सामने जो लगी हुई थी उस पर हम ही बैठ गए। तो बैठ करके आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, आत्मसम्मान की हमारा भी सम्मान है, हमारे आने से अगर इन्हें असंतुष्टि हुई है तो हम ही क्यों बोले इनसे, हम भी नहीं बोलेंगे इनसे। तो हमने भी आंखें चुरा ली, दूसरी तरफ को नजर कर ली, उनकी तरफ नजर नहीं की, लेकिन सामने वाली सीट पर जरूर बैठ गए। खाली बैठे, बिल्कुल खाली निठल्ले बैठे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे अपनी सीट पर। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, जैसा कि कवि हृदय है, कहानीकार है, रचनाकार है, तो कल्पना करते रहने की उनकी आदत थी यशपाल जी की। खाली बैठे, फिर भी उनके दिमाग में कई विचार, कई भावनाएं जन्म ले रही हैं। तो कई विचार आ रहे हैं, कई प्रकार की कल्पनाएं हृदय में, मन में उठ रही हैं उनके, यशपाल जी के। अब नवाब साहब जो बैठे हुए थे सामने की सीट पर, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक यशपाल जी सोच रहे हैं कि नवाब साहब की असुविधा, नवाब साहब को असुविधा हुई है हमारे आने से, और संकोच का कारण, ये संकोच कर रहे हैं। सामने खीरे रखे हैं और सामने हम बैठ गए आकर के, तो शायद खाने में संकोच करेंगे ये, ऐसा अनुमान हमने लगाया। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत
के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था कि हम अकेले यात्रा करेंगे और कोई भी आकर के हमें ना देख पाए कि ये सेकंड क्लास में सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। उन्हें गवारा नहीं था, वो चाहते थे कि हम ही अकेले इस डिब्बे में यात्रा करें, इस डिब्बे में हम ही अकेले बैठें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यशपाल जी कहते हैं हम वहां पहुंच गए, हम उस डिब्बे में आ गए। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही हमने अंदाजा लगाया, सिर्फ मन में अंदाजा लगाया यशपाल जी ने कि खीरा वो किस लिए रखे हैं। अब अकेले यात्रा कर रहे थे, उस डिब्बे में बिल्कुल अकेले थे, तो अकेलापन दूर करने के लिए शायद वो सामने खीरे रखे हो और खाने के शौकीन हो, इसलिए खीरा खा करके यात्रा करना चाहते होंगे। तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे उन्होंने शायद खरीदे होंगे। और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, कैसे खाएं? सफेद पोश यानी कि नवाबी अंदाज, नवाब साहब बैठे हुए हैं और सामने कोई साधारण सा व्यक्ति यशपाल जैसा कहानीकार बैठा हुआ है, तो कैसे किसी के सामने खीरा खाएं? एक मनुष्यता का गुण होता है कि अगर खाते वक्त कोई आ जाता है तो उसको वैसे ही पूछ लिया जाता है। तो हम जब बैठ गए तो उन्हें संकोच का भाव थोड़ी मन में दिखाई दिया। तो हम यशपाल जी यानी कि बोल रहे हैं अब, यानी कि यशपाल जी पूरी तरीका से सामने नजर उनकी तरफ नहीं कर रहे नवाब साहब की तरफ, क्योंकि जब नवाब साहब उनकी तरफ नजर नहीं कर रहे, नवाब साहब नहीं बोल रहे, तो वो भी नहीं उनकी तरफ देखना चाहते। लेकिन फिर भी यशपाल जी का मन नहीं मानता था। थोड़ी तिरछी नजर करके यानी कि थोड़ी कनखियों से नवाब साहब की ओर जरूर लेते थे थोड़ी थोड़ी देर में कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान दे रहे कि नहीं, खीरे की तरफ देख रहे कि नहीं, आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब अब कुछ देर तो, थोड़ी देर तो, कुछ समय तक तो कुछ नहीं बोले। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कुछ देर नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखा, प्राकृतिक नजारे जो दृश्य दिखाई दे रहे थे उनकी तरफ नजर डालते रहे, देखते रहे, प्राकृतिक दृश्यों को गौर करते रहे। इसके बाद क्या होता है, ओह नवाब साहब ने सहसा, अब काफी देर हो गई, हमें 10-15 मिनट हो गए, नवाब साहब ने देख भी लिया कि कोई यात्री चढ़ाया, लेकिन बोले नहीं। जब प्राकृतिक दृश्य देखते रहे, 10-15-20 मिनट निकल गए, फिर क्या, अचानक वो बोले नवाब साहब, सुनना ध्यान से अब क्या बोलते हैं। ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, अरे आप आ गए यहाँ पर, आदाब अर्ज यानी कि अदब अर्ज किया उनको। यशपाल जी कह रहे कि हमको अदब अर्ज किया। 10-15-20 मिनट के बाद सामने बैठे हैं, लेकिन 15-20 मिनट के बाद बोले वो। अब खीरा रखा था उनके सामने, खीरा खाना था उन्हें, तो इसलिए शायद उन्होंने अदब अर्ज कर लिया हो। क्या कह रहे हैं हमसे, यशपाल जी बोल रहे हैं कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी कि जो हमारा ये खीरा रखा है आप भी क्या खाएंगे। नवाब जब मैंने उनके भाव परिवर्तन देखे कि 15-20 मिनट तो इनकी बिल्कुल दृष्टि अलग प्रकार की थी, कैसे इनके भाव उठ रहे थे, लेकिन अचानक इनका विचारधारा कैसे बदल गई। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा हमें कि पहले आए, असंतोष का भाव दिखाई दिया, इतनी देर बैठे रहे, हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली, लेकिन अचानक इतनी देर के बाद अब ये क्यों बोलने लगे। तो ये भाव जो उनका परिवर्तन हुआ, यशपाल जी कह रहे कि मुझे अच्छा नहीं लगा, उनको भांप लिया। यशपाल जी समझ गए, कहानीकार हैं, ऊंचे विद्वान हैं, वो समझ गए, भांप लिया उन्होंने कि आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लेना चाहते हैं, जैसे लथेड़े में लेना चाहते हो, यानी कि ये साधारण इंसान है, हम नवाब हैं ऐसा सोच रहे हो, और नवाबों का फर्ज होता है कि छोटे मोटे लोगों को पूछ लें। तो इस भाव से शायद उन्होंने खीरा खाने के लिए हमें पूछ लिया हो। तो लेखक कह रहे यशपाल जी कि हमने भांप लिया कि आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़े लेना चाहते हैं। तो जब हमसे पूछा कि आप भी खीरा खाएंगी, आप भी क्या खीरे का शौक फरमाएंगे, तो हमने उनको जवाब दिया। यशपाल जी ने नवाब साहब को जवाब दे दिया। क्या जवाब देते हैं, शुक्रिया साहब, किबला शौक फरमाए, केवल आप अकेले ही शौक फरमाए, हमें नहीं खाना ये खीरा, आप ही अकेले ही खाइए, आप ही खाइए। तो ऐसा हमने उनको कहा। जब इतना उत्तर हमने दे दिया
तो नवाब साहब ने फिर एक पल बस उतनी सी बात उन्होंने कर ली, फिर प्राकृतिक दृश्यों को खिड़की के बाहर वो देखने लगे, फिर खिड़की की तरफ नजर दौड़ाई, एक पल खिड़की के बाहर देख करके गौर किया, प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे हैं, गौर किया और दृढ़ निश्चय से कि ठीक है भाई साहब, आपको नहीं खाना कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो खाऊंगा खीरा। अब देखिए नवाब लोगों का खाना कैसा होता है, नवाब लोग कैसे खाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। कई व्यक्ति तो प्रदर्शन करते हैं सिर्फ अपना, तो यहाँ कुछ ऐसे ही कटाक्ष पर प्रहार किया है यशपाल जी ने। यानी कि तो खिड़की से बाहर वो देख रहे थोड़ी देर के लिए, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया, जो खीरे जिस तौलिया में रखे थे, खीरे हाथ में लिए और तौलिया उठाया अपने हाथ में और झाड़ कर सामने बिछा लिया। तौलियों को पहले साफ किया, पर थोड़ी से झाड़ लिया और फिर सामने बिछाया। सीट के नीचे से, अब सीट के नीचे एक लोटा रखा था, लोटा में पानी भरा रखा हुआ था, तो वो लोटा उठाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को, जो दो खीरे रखे हुए थे, दोनों खीरों को खिड़की से बाहर हाथ में खीरे लिए और खिड़की से बाहर किए, पानी से अच्छी तरह से उनको मन करके धोया और तौलिए से पोंछ लिया। दोनों खीरे धो करके बढ़िया तरीका से पोंछ लिए। अब क्या किया, जेब में एक वो चाकू रखे हुए थे, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, पहले ऊपरी हिस्सा खीरे का काट लिया और उन्हें गोद कर खूब मल करके आपस में रगड़ करके जो उसका मैल टाइप का, झाग टाइप का निकलता है, उसको झाग को निकाल दिया। जितना कड़वा पदार्थ है वो निकल जाए, खराबी उसकी गंदगी अंदर से भी साफ हो जाए, इसलिए उन्होंने उसके झाग को, मैल को निकाल दिया। फिर खीरों को, सुनते जाना ध्यान से, क्या कर रहे नवाब साहब, नवाब लोगों का खाना कैसे होता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, बहुत आराम से, बहुत ठेका के साथ, बहुत धीरे धीरे छील कर, पहले छीला ऊपर के हिस्से, छीला खीरे को और फिर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। कई फांकें उसकी एक खीरे की फिर दूसरे खीरे की फांकें बनाई, तो कई फांकों में खीरा बढ़ गया और तौलिए में उसको पहले सजा लिया, किसी अच्छी आकृति के अनुसार खीरों को सजा लिया उन्होंने। अब आगे क्या होता है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यशपाल जी कह रहे मैंने भी कई बार देखा है, लखनऊ का जब स्टेशन आता है तो वहां जब खीरा बेचा जाता है, तो जो खीरा बेचते हैं, खीरा विक्रयकर्ता जो होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खीरा बेचते हैं, कई पदार्थ, कई चीजें मिला करके खीरा देते हैं, जिससे लोग अपने आप खाने के लिए उत्सुक हो जाएं। भली भूख नहीं लगी है, लेकिन लालायत मन हो जाए कि हम खीरा खाएंगे। तो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए, जो ग्राहक होते हैं खीरे खरीदने वाले, क्या करते हैं खीरा बेचते समय, थोड़ा सा जीरा मिला लिया, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया बना करके अपने पास रखते हैं और खीरा दिया और साथ में वो पुड़िया भी पकड़ा देते हैं। तो नवाब साहब देखना क्या करते हैं, नवाब साहब ने बहुत करीने से, बहुत अच्छे ढंग से खीरे की फांकों पर सबसे पहले जो पुड़िया निकाली, वो जो जीरा, काला नमक, मिर्च, जो पुड़िया बनी हुई थी सभी मसालों की, तो थोड़ा थोड़ा पहले सभी फांकों पर छिड़क दिया, बुरक दिया वो, यानी कि जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक, अच्छा, जो भी क्रियाकलाप नवाब साहब करते जा रहे थे, किस तरीका से वो धो रहे, किस तरीका से काट रहे, किस तरीके से पुड़िये निकाली उन्होंने और किस तरीका से वो उन पर बुरक रहे हैं, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, उनके मुखड़ा, उनका जो भाव उठ रहा था मन से, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था। यानी कि प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था, जबड़े खुल रहे थे, अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे, लगता था कि जैसे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो ये। तो जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पिलवित हो रहा है। यानी कि अभी खीरा सिर्फ काटा है और नमक मिर्च उस पर बुरका है सिर्फ, लेकिन लग रहा था कि उसकी कल्पना कि आहा कितना बढ़िया स्वादिष्ट खीरा होगा ये, जब ये खीरा हमारे मुख में जाएगा तो आनंद आ जाएगा, कितना स्वादिष्ट, इसमें लाल जो हमने सुर्खी बुरक दी, कितना अच्छा इसका कलर आ गया, देखने में जब इतना अच्छा लग रहा है तो जब मुंह में जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। इससे ही अंदर वो बड़े खुश हो रहे थे। यहाँ पाठ को अभी हम समाप्त करते हैं। आगे क्या होगा, नवाब साहब कैसे खीरा खाएंगे,
ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है और इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से, ये बोर्ड में काफी क्वेश्चन आंसर इसके आते हैं, इसलिए आपको समझना है, अच्छी तरह से सुनना है। धन्यवाद।